अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर मंसूर अली नारजू है। आज के लेक्चर में हम लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिज़म की वजह से होती है, उसके क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं, यानी क्या क्या इकोनॉमिक लॉसेस हैं, एपिडेमियोलॉजी यानी ये बीमारी कहाँ कहाँ पर मौजूद है और यानी इसका पॉसिबल कंट्रोल क्या है, हेल्थ के रिलेटेड हमारे सवाल होंगे वो हमें पता चलेंगे। और उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, कौन से ऑर्गेनिज्म इसको ट्रांसमिट करते हैं या कौन से मेथड्स होती हैं जिसकी मदद से ये बीमारी मुंतकिल होती है और उसके क्लिनिकल साइंस क्या होती है और उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, उसका इलाज क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं, उस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और उस पर हम कौन से एक्शन ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज़म। अगर हम ऑर्गेनिज़म की बात करें कि इस बीमारी का कौन सा ऑर्गेनिज़म है, कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, तो ये वायरस की वजह से होती है, लंपी स्किन डिजीज़ वायरस, ठीक है, जिसका ताल्लुक पॉक्स वैरायटी से है, जिसकी जीनस है कैप्री पॉक्स वायरस, और ये मशाबत रखता है, क्लोजली रिलेटेड होता है शीप और गोट पॉक्स से, और इसको हम सीरोलॉजी की मदद से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यानी उनको अलग नहीं कर सकते कि ये कौन सा है। और यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है इंटरनल मैच्योर वायरस की और एक्सटर्नल इन्वेलप्ड वायरस की। उसके बाद है इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री एंड जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इस बीमारी का केस जो रिपोर्ट हुआ 1929 साउथर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका में, यानी अफ्रीका, साउथर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में इसका केस रिपोर्ट हुआ। और ये जो बीमारी है मोस्टली कैटल्स में होती है, कैटल में कॉमन होती है। और इसके एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्शन से, एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्शन से मुराद क्या है, यानी कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन, जिन एनिमल्स पर ट्रायल किया गया हो ड्रग्स डेवलप करने के लिए या वैक्सीन डेवलप करने के लिए, उसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्शन। तो उसमें जो एनिमल्स यूज़ किए गए टोरेक्स, ग्राफी एंड इम्पला। वायरस विल रिप्लिकेट इन शीप एंड गोट्स, पर जो वायरस है वो शीप और गोट में भी रिप्लिकेट हो सकता है। उसके बाद आप ये पिक्चर देख सकते हैं जिसमें आपको दिखाया गया आउटब्रेक फ्रॉम 2005 टू 2011, आउटब्रेक फ्रॉम 2012 टू मिड सितंबर 2020, और उसके बाद ग्लोबल आउटब्रेक सिंस 1929। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीमारी कौन कौन से इलाकों में फैली है। ये आपको यानी एक नक्शा दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज़ फ्री फ्रॉम लंपी स्किन डिजीज़, यानी जो अफ्रीकन, ये जो कंट्रीज़ हैं वो लंपी स्किन डिजीज़ से फ्री हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ विद रिकॉर्डेड केसेस ऑफ लंपी स्किन आउटब्रेक्स। और उसके बाद जो रेट है वहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस रिपोर्टेड हैं। एशियन कंट्रीज़ विद रिकॉर्डेड केसेस ऑफ लंपी स्किन डिजीज़ आउटब्रेक, यानी एशियन कंट्री जहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस मौजूद हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ के केसेस मौजूद हैं, और वो कंट्री जो लंपी स्किन डिजीज़ से फ्री हैं। उसके बाद इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें मेजर इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ये है कि इसमें जो एनिमल की जो प्रोडक्शन है वो लॉस होती है, और इसमें सेवियर इमिसिएशन होती है, यानी कि जो एनिमल होता है उसमें बहुत ही थिन हो जाता है, वो एनिमल बहुत ही थिन हो जाता है, उसकी बॉडी फैट की कमी हो जाती है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और उसके बाद जो एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम हो जाती है। एबॉर्शन, अगर एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसमें एबॉर्शन होती है, यानी उसके जो काफ्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, और उसमें सेकेंडरी मेस्टाइटिस के भी ख़तरे होते हैं। यानी मेस्टाइटिस जो है इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर्स, यानी उसके भी चांसेस होते हैं। लॉस ऑफ फर्टिलिटी, अगर एनिमल्स में ये डिजीज़ हो रही है तो उसमें ये भी ख़तरा होता है कि उसमें जो फर्टिलिटी की एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाए। एक्सटेंशन डैमेज टू हाइट्स, जानवर की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो बिकती नहीं है। लॉस ऑफ ड्राफ्ट फ्रॉम लेमनेस, यानी वो जानवर जो है वो लड़खड़ा कर चलता है, ये कंडीशंस होती हैं, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हैं। उसके बाद है एपिडेमियोलॉजी, जिसमें सबसे पहले आता है मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टलिटी। अगर मॉर्बिडिटी की बात करें वो बहुत ही वेरिएबल है, जो 3% से लेकर 85% तक होती है, और मॉर्टलिटी इसमें जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम रेशो है मॉर्टलिटी का, जो 1 से 3% है। मगर कुछ
कुछ जगहों पर इसका जो आउटब्रेक है 20% to 85% भी जाता है, जहाँ पर एनिमल्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, जहाँ पर एनिमल्स पहले ही बीमार होते हैं, अगर वहाँ पर ये अटैक करे तो वहाँ पर मोर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन। एनिमल में ट्रांसमिशन कैसे होती है? इसका प्राइमरी रूट है बाइटिंग इंसेक्ट्स, यानी जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं, जब इंसेक्ट उनको बाइट करता है तो वो बीमारी को मुंतकिल करता है। जब वो किसी अनइन्फेक्टेड एनिमल को बाइट करता है तो इस वजह से जो बीमारी होती है मुंतकिल होती है इंसेक्ट की मदद से। और इसका जो माइनर रूट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी जब एक इन्फेक्टेड एनिमल नॉन इन्फेक्टेड एनिमल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, उनका जो फ्लूइड होता है या उनके जो लियंस होते हैं वो टच होते हैं तो ये बीमारी मुंतकिल होती है। क्यूटेनस लियंस, लेवा, नेसल डिस्चार्ज, मिल्क, सीमन, मसल्स, यानी ये सारी चीज़ें हैं जिसकी मदद से जो है बीमारी मुंतकिल हो सकती है। रेजिस्टेंट टू डेसिकेशन, यानी अगर कहीं पर जो है मॉइस्चर की बिल्कुल कमी है तो वहाँ पर जो बीमारी है बहुत स्लो फैलती है या वहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। नो कैरियर स्टेट, इसकी कोई प्रॉपर कैरियर स्टेट नहीं है कि इस स्टेज में ये मुंतकिल होगी, ये कभी भी कहीं भी मुंतकिल हो सकती है। स्प्रेड रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ कैटल, और इसका जो फैलाव है, जो स्प्रेड है, वो कैटल की मूवमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वो बिल्कुल कम है, बिल्कुल स्लो है तो ये बीमारी कम फैलती है। अगर उसका जो मूवमेंट है बहुत ज़्यादा है तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। उसके बाद आप इंसेक्ट देख सकते हैं, इंसेक्ट की मदद से भी ये बीमारी मुंतकिल होती है। उसके बाद है एनिमल्स एंड लंपी स्किन डिजीज़, उसके क्लिनिकल साइंस। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 5 हफ्तों तक होता है, 5 वीक्स तक होता है। और इनअपियरेंट टू सीवियर इन्फेक्शन, और यानी अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो तो कभी कभी ये ज़ाहिर नहीं होता, इनअपियरेंट होता है। यंग काव्स मोस्ट ससेप्टिबल, जो यंग काव्स होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं। नोड्यूल डेवलपमेंट, नोड्यूल फनते हैं। नोड्यूल क्या है? एक ग्रोथ है एब्डोमिनल टिश्यू की, स्किन के नीचे या स्किन के बिल्कुल डीप में, या जो इंटरनल ऑर्गेन्स होते हैं उसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं। डिक्रीज मिल्क यील्ड, जो मिल्क की प्रोडक्शन है बिल्कुल कम हो जाती है। क्लिनिकल साइंस, रेज्ड सर्कुलर फिल्म कोलेसिंग नोड्यूल्स, यानी इसमें जो नोड्यूल्स बन जाते हैं स्किन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किन पर कैसे नोड्यूल्स मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत बड़े नोड्यूल्स मौजूद हैं। कॉमन ऑन हेड, नेक, अडर, पेरिनियम लाइक्स, यानी ये जो कॉमन होते हैं हेड रीजन में, ये कॉमन होते हैं, नेक में होते हैं, अडर में होते हैं और लेग्स में मौजूद होते हैं। कोर्स ऑफ नेक्रोटिक मटेरियल कॉल्ड सिट फास्टिस, यानी जो नेक्रोटिक मटेरियल होता है, नेक्रोटिक मटेरियल का एक कोर होता है, उसे हम सिट फास्ट भी कहते हैं। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा राइनाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, लाइमनेस। राइनाइटिस क्या होता है? ये कंडीशन होती है जिसमें यानी जो एनिमल का नोज़ होता है मसल रनिंग करता रहता है, स्नीजिंग होती है और एनिमल को इचिंग होती है। और उसके बाद कंजक्टिवाइटिस, जिसमें यानी इन्फेक्शन होता है, मेम्ब्रेन, आईलिड की मेम्ब्रेन होती है या आई बॉल होता है, वहाँ पर इन्फेक्शन होता है। और लाइमनेस, यानी जानवर जो है लड़खड़ा कर चलता है, लड़खड़ाता है। और जानवर्स में एबॉर्शन भी होता है, यानी जो काव्स होते हैं, जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं, उनके जो काव्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। और कभी कभी एनिमल्स में स्टेरिलिटी हो जाती है, वो कभी भी यानी प्रेग्नेंट नहीं होते। पोस्टमार्टम लियंस कैरेक्टरिस्टिक स्किन नोड्यूल्स, यानी स्किन में नोड्यूल्स बन जाते हैं। लियंस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन थ्रू आउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसमें जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर लियंस बन जाते हैं। लियंस क्या है? एबनॉर्मल चेंज इन टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी एक एबनॉर्मल चेंज होती है किसी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में, उसे हम लियन कहते हैं। हेमोरेजिक इन स्प्लेन, लिवर एंड यूरिन, यानी स्प्लेन, लिवर और यूरिन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं, वहाँ पर यानी ब्लड वेसल्स रैप्चर होती हैं, जिसको हम हेमोरेजिस कहते हैं। उसके बाद है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जब भी आप ट्रीटमेंट करते हो, एनिमल का आप ट्रीटमेंट करते हो, ह्यूमन का ट्रीटमेंट करते हो, तो वहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि काफ़ी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें सेम सिम्टम्स होती हैं, यानी सेम जो है
निशानियाँ होती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस बीमारी की डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। अगर आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत अच्छी है तो आप उस एनिमल का आसानी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे लंपी स्किन डिजीज़ है, वो सीडो लंपी स्किन डिजीज़, बोवाइन हम्प्स, मेमोलाइटिस, डर्मेटोफाइलोसिस, रिंगवॉर्म, इंसेक्ट आर्टिक बाइट्स, रिंडरपेस्ट, डर्मोडिकोसिस, हाइपोडर्मा बोस इन्फेस्टेशन, फोटोसेंसिटाइजेशन, बोवाइन पॉपुलर स्टोमाटाइटिस, urticaria, क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस, ऑन्कोसर्कोसिस। यानी ये बीमारियां हैं जो लंपी स्किन डिजीज़ से मुशाबत रखती हैं, उसकी तरह होती हैं। तो हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना बहुत ज़रूरी है कि उसकी उस बीमारी के पर्टिकुलर सिम्टम्स याद होना ज़रूरी है। उसके बाद है सैम्पलिंग। बिफोर कलेक्टिंग आर सेंडिंग एनी सैंपल द प्रॉपर अथॉरिटीज़ शुड बी कॉन्टैक्टेड। यानी जब भी आप सैंपल कलेक्ट करते हो तो आप पहले एक प्रॉपर अथॉरिटी से बात करें, उनसे रब्ता करें कि हम सैंपल भेज रहे हैं। सैंपल शुड ओनली बी सेंड अंडर सिक्योर कंडीशन एंड ऑथराइज लेबॉरेटरी टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। सैंपल जो है आप बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत ही सिक्योर यानी तरीके से भेजें, और एक अथराइज लेबॉरेटरी हो, यानी एक गवर्नमेंट से अप्रूव लेबॉरेटरी हो, वहाँ पर आप भेजें ताकि बीमारी का जो स्प्रेड है वो ना हो। और आप सैंपल जो है कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर नोड्यूल्स या लीयंस होंगी या जो फ्लूइड होगा वहाँ से आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है डायग्नोसिस में क्लिनिकल डायग्नोसिस है कैरेक्टरिस्टिक स्किन नोड्यूल्स, यानी जो स्किन के नोड्यूल्स होते हैं उसकी मदद से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेबॉरेटरी में वायरस आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, वायरस को आप आइसोलेट करके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा वायरस है, या ये जो वायरस है वो लंपी स्किन वायरस है या कोई और वायरस है। और वायरस की हम जो है आइडेंटिफिकेशन करेंगे वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से। जब हमें हिस्ट्री का पता हो, यानी वायरस की फुल डिटेल पता हो, तब हम उसकी मदद से कर सकते हैं। सीरोलॉजी, क्रॉस रिएक्शंस विद अदर पॉक्स वायरस में अकर, यानी आप क्रॉस रिएक्शंस कर सकते हैं जो दूसरे पॉक्स वायरस से, ताकि आप कंफर्म करें कि ये कौन सा वायरस है। उसके बाद है ट्रीटमेंट। एनिमल जनरली रिकवर विद गुड नर्सिंग केयर। एनिमल यानी आमतौर पर अगर उसकी अच्छी तरह केयर की जाए, अच्छी तरह ख्याल रखा जाए तो वो रिकवर हो सकता है। और एंटीबायोटिक्स फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन, आप एंटीबायोटिक्स लगाते हो ताकि यानी कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, कोई दूसरा इन्फेक्शन ना हो, उसकी वजह से आप एंटीबायोटिक यूज़ करते हो। अप टू 6 months फॉर सेवरली अफेक्टेड एनिमल टू रिकवर फुली। तकरीबन 6 माह लग जाते हैं एनिमल को रिकवर होने में। उसके बाद है लंपी स्किन डिजीज़ इन ह्यूमन, यानी लंपी स्किन डिजीज़ ह्यूमन में होती है नहीं होती, तो ह्यूमन में इसकी कोई रिस्क नहीं है क्योंकि ह्यूमंस में ये डेवलप नहीं होती, ये जूनोटिक नहीं है। लंपी स्किन डिजीज़ वायरस जो है जूनोटिक नहीं है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी इसका कौन सा प्रिवेंशन है और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इमीडिएटली नोटिफाई अथॉरिटीज़, फेडरल एरिया वेटरनरियन इंचार्ज, स्टेट वेटरनरियन क्वारंटाइन, यानी आप जो है जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म करें, फेडरल अथॉरिटीज़ हैं या वहाँ पर जो आपकी एरिया में जिसको जो वेटरनरियन जिसको चार्ज है आप उसको इन्फॉर्म करें, या आप एनिमल्स को क्वारंटाइन करें, यानी एनिमल्स को अलग करके रखें। जिसको ये इन्फेक्शन हो गया है बाकी एनिमल्स से उसको अलग करके रखें। इसके बाद है डिसइंफेक्शन के लिए मुख्तलिफ जो है सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, जैसे ईथर 20%, क्लोरोफॉर्म, फॉर्मलिन 1%, और कुछ डिटर्जेंट्स होती हैं जिसमें फिनोल 2% होता है तकरीबन 15 मिनट के लिए। कैन सर्वाइव अप टू 35 days इन द इन्वायरमेंट इन डेसिकेटेड स्कैब्स, यानी एनिमल जो है वो सर्वाइव कर सकता है अगर वहाँ पर डेसिकेट स्कैब्स मौजूद हों, तो तकरीबन 35 दिन जो एनिमल सर्वाइव कर सकता है। स्केप क्या होती हैं, यानी जो नेचुरल एक लेयर बन जाता है जानवर को बचाने के लिए, तो तकरीबन 35 दिन तक वो उसे प्रोटेक्शन दे सकता है। कंट्रोल एंड इरेडिकेशन, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एंडेमिक एरियाज़, यानी जहाँ पर बीमारी बहुत टाइम से मौजूद है और वहाँ पर वैक्सीनेशन करें, वहाँ पर कैटल को वैक्सीनेट करें, इंसेक्ट को कंट्रोल करें। और जहाँ नॉन एंडेमिक एरियाज़ हैं वो उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वहाँ पर की फ्री विद इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ पर जो जानवर आ रहे हैं बाहर से जानवर को आना बंद कर दें,
और जानवर को क्वारंटाइन करें, बाकी एनिमल से अलग करें। डिपॉपुलेशन प्रॉपर क्रॉस डिस्पोजल, यानी जो एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा भीड़ में ना खड़ा करें, और जो जानवर मर जाते हैं उनको प्रॉपर यानी ज़मीन में दफना कर, ज़मीन में मिट्टी डालकर किसी खड्डे में यानी आप दफना दें। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, और आप अच्छी तरह क्लीन करें, डिसइंफेक्टेंट अप्लाई करें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी एक मेथड है कंट्रोल का। उसके बाद है वैक्सीनेशन। एंडेमिक एरियाज इरेडिकेशन एफर्ट्स, एंडेमिक एरियाज है जहाँ पर बीमारी बहुत टाइम से मौजूद है, वहाँ पर वैक्सीनेशन अप्लाई होती है। एटीन्यूएटेड लंपी स्किन डिजीज स्ट्रेन, यानी एटीन्यूएटेड जो यानी कि वीक की गई हो, जिसका असर को कम किया गया हो, और वो वैक्सीन यूज़ करके आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। नेटलिंग स्ट्रेन वैक्सीन कन्फर्स इम्यूनिटी अप टू 3 ईयर्स। नेटलिंग स्ट्रेन वैक्सीन जो है वो तकरीबन 3 साल तक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। शीप एंड गोट पॉक्स वैक्सीन, शीप और गोट जो पॉक्स वैक्सीन है वो भी कुछ हद तक जो है असर दिखाती है, इस वायरस को रोकती है, जो यूज्ड इन ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मे काज लोकल एंड सेवियर रिएक्शन, वो आम या सेवियर रिएक्शंस करते हैं। That's all about today. If you have any question, you can write down in comment, and please, if you are new, then please subscribe my channel. Click on bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for watching this video.